उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा था 10th शेड्यूल के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से क्वेश्चन से इसमें हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और सीधा इसका एक क्वेश्चन होता है कि जो एक कानून है, इसका नाम है दल बदल विरोधी कानून। विरोधी कानून किस शेड्यूल में इसके बारे में बात की गई है या फिर किस शेड्यूल में आता है? तो मैं बता दूं, वो है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए होता है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अगर ये बोलते ये 10th शेड्यूल जो ये कानून है सिर्फ सेंट्रल के लिए बनाया गया है, तो बिल्कुल नहीं, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए बनाया गया है ये कानून जो है। दूसरी चीज, इसको जो है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब बात ये समझने वाली है कि आखिर ये कानून बनाया क्यों गया। बनाने के लिए के पीछे सिर्फ एक मैटर ये था कि जैसे ही पार्टियां थी, कोई किसी पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ता था और जीतने के बाद दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता था। हाल ही में आपको देखने को मिला होगा कि कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो सांसदों या विधायकों को पैसे के बल पे उनको खरीद करके अपने पार्टी में मिला लेती हैं और जिस पार्टी की सरकार बनी भी रहती है उसकी सरकार गिर जाती है। तो इस पर रोक लगाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान या कोई रूल रेगुलेशन बना है या अथवा नहीं बना है। तो अगर मैं कहूँ कि जो 10th शेड्यूल है ये इसी के लिए लाया गया, इसीलिए इसका नाम दल बदल विरोधी कानून इसका नाम रखा गया है। कि कौन ये मतलब कि कितना सच है, ये कितना सही तरीके से आप किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या ये एक पार्टी सदस्यता छोड़ रहे हैं। 10th शेड्यूल के द्वारा किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसके कुछ ग्राउंड्स होंगे, कुछ रूट्स होंगे, उनको जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई बंदा एक पार्टी से चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद वो जीत भी जाता है, फिर वो उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाना चाहता है, तो उसकी जो सदस्यता होगी उसको रद्द कर दिया जाएगा 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, अगर वो पार्टी को ही रिजाइन करके अगर जाना चाह रहा हो तब भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग? 10th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, इंडिपेंडेंट मेंबर का मतलब हुआ कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है, जो किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता है, वो किसी अगर पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब भी दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। 10th शेड्यूल में आने वाली चीज़ों का उल्लंघन माना जाएगा। दूसरी चीज़, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और वो 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करता है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है 10th शेड्यूल के अंतर्गत। तीसरी चीज़ ध्यान देने वाली है कि डज नॉट अप्लाई टू मर्जर व्हेन 2/3। अब होता क्या है इसमें कि जब पूरी की कोई 1-2 मेंबर नहीं, पूरी की पूरी पार्टी किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है या किसी दूसरे पार्टी के सदस्य किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं लगभग 2/3 मेजॉरिटी से, तो ऐसे केस में इस 10th शेड्यूल में आने वाले नियम का उल्लंघन नहीं माना जाता है। अगर पूरा का पूरा ग्रुप ही ज्वाइन करना चाहे किसी अदर पार्टी को, तो ऐसे केस में 10th शेड्यूल का उल्लंघन नहीं माना जाता है। डज नॉट बार कंटेस्टिंग री इलेक्शन। अगर मान लीजिए कोई एक सांसद, एक विधायक कोई सेलेक्ट हुआ, दूसरे पार्टी को अगर ज्वाइन करता है, तो ये वाली सीट तो रिक्त हो जाएगी। ये वाली सीट जो है रिक्त, सीट जब खाली होने के बाद वहाँ री इलेक्शन होंगे, तो क्या दोबारा से उस सीट पर वो चुनाव लड़ सकता है? तो वो बार नहीं है, मतलब कि उसको बाउंड नहीं किया गया है, वो दोबारा री इलेक्शन उस सीट पे चुनाव लड़ सकता है। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है या नहीं, अगर पूछा जाए कि अगर मान लिया चेयरमैन या स्पीकर ने किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया इस रूल के अकॉर्डिंग, 10th शेड्यूल में आने वाले रूल के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो क्या उस पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? तो आपका आंसर होगा हाँ, मतलब कि उस पर जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। ऐसे केस जो 1992 में क्योटो होलोहन केस में देखा गया था। तो जो 10th शेड्यूल का मतलब है कि दल बदल विरोधी कानून है, इतना स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होने के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीज़, जैसे सिक्किम में देखा गया कि वहाँ 32 सीट थी, वहाँ बीजेपी 0 सीट जीती थी, उसके बाद भी बाद में 10 सीट अपने अंडर में लेकर के और वहाँ पे अपना सरकार बना ली, गवर्नमेंट बना ली। तो क्या उस समय चेयरमैन या स्पीकर ने किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया इस रूल के अकॉर्डिंग? तो इसमें कुछ कई सारे लूप होल हैं। लूप होल का मतलब होता है कि पहले जब मैटर ये चेयरमैन या स्पीकर के पास जाता है, तो उस समय ये जो प्री लेवल की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम लगाया कि 3 महीने का ड्यूरेशन आपको लिमिटेशन दी जा रही है, आप उसमें इसको क्लैरिफाई करिए और डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसीजर को आगे बढ़ाइए।
ऐसे बहुत सारे लूप होल हैं जिसके कारण ये प्रक्रिया काफ़ी ढीली हो जाती है, जबकि रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रूल है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो आगे हम नेक्स्ट लेसन हम चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिटी का, और आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।